हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आप लोग को पढ़ा रहा था आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 17/9/2018 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन में पढ़ा रहा था। आज मैं उसके आगे क्लास लूँगा आप लोग को। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग प्रीवियस ईयर को बहुत ध्यान से पढ़िए और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, जिससे आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम अच्छा जाए। और प्रीवियस ईयर के बगैर आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा स्टूडेंट। आप लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को अच्छे से कवर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। ऑप्शन है जाइलम, कोलेनकाइमा, सक्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या है। पौधे को कठोर और दृढ़ कौन बनाता है, तो सक्लेरेनकाइमा। सक्लेरेनकाइमा जो है पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद नोट्स में देख लेते हैं क्या है। जाइलम, जाइलम जो है ना पौधे तक जल पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम का काम क्या है कि पौधे तक जल को पहुंचाता है, जिसके वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, जाइलम उत्तम को ही चालन उत्तक भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालन उत्तक किसे कहते हैं, तो जाइलम को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कोलेनकाइमा के बारे में देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि कोलेनकाइमा इसमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है और ये उत्तक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पौधे के नए भागों पे कौन पाया जाता है, तो कोलेनकाइमा। ठीक है, अगर पौधे को कठोर और दृढ़ कौन बनाता है, कठोर और मजबूत कौन बनाता है, तो सक्लेरेनकाइमा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए आप लोग। देखते हैं स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोरा निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। मतलब मत्स्य मतलब हो गया मछली, मछली की क्या विशेषता नहीं है, हमको ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्या बोला। गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, गलफड़ों के द्वारा तो मछली सांस लेती है, ये इसकी विशेषता तो है ही, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद हड्डी उपस्थित तथा अंतःकंकाल, मछली में अंतःकंकाल तो होता ही है, इसका मतलब ये भी इसकी विशेषता है। और क्वेश्चन पूछा क्या, किसकी विशेषता नहीं है, हमको बताना है। ठीक है, देखिए गलफड़ों के द्वारा सांस लेना इसकी विशेषता, ये सही है। हड्डी उपस्थिति का अंतःकंकाल, अंतःकंकाल भी होता है मछली का, अंतःकंकाल तो होता ही, आप देखिए कांटा वाटा उसमें होता है, इसलिए अंतःकंकाल तो होता ही है, ये भी इसकी विशेषता है। और सल्क का बाह्य कंकाल, मतलब मछली का देखिए चोंटा उल्टा होता है बाहर में, है ना, तो ये भी क्या है, इसका एक विशेषता है। तीनों विशेषता, तो इसका मतलब कौन सा विशेषता नहीं है स्टूडेंट, ये इसका ये विशेषता नहीं है, इसलिए आंसर यही होगा, क्योंकि यही पूछा है कि क्या विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इसकी विशेषता है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट बोल रहा है क्या मनुष्यों में पाया जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना। ठीक है, प्लेसेंटा का ये काम है स्टूडेंट, ये प्लेसेंटा का काम क्या कि भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना इसका काम है। चलो ये भी सही है। और 2 नंबर बी में क्या बोल रहा है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, प्लेसेंटा का भी काम है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण मतलब होता है जो पेट में बच्चा होता है स्त्रियों का, तो वो जो बच्चे होते हैं उसको भ्रूण बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो अब इसको क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है, ये भी सही है। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, भ्रूण के सहायता के रूप में कार्य करता है। भ्रूण के सहायता के रूप में कार्य करता है, ये स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब डी में क्या बोल रहा है कि भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। देखिए स्टूडेंट, डी में क्या बोला, डी में ए और बी दोनों की बात डी में बोली गई है, इसलिए आंसर क्या होगा, ये सही हो जाएगा। जबकि ये दोनों सही है लेकिन अलग अलग जे लिखा गया है, और डी में ये दोनों बातें को डी में पूरा कर दिया गया है, इसलिए आंसर किसको मारेंगे, इसको मारेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट देखते हैं, ये मैथ है। क्या बोल रहा है, रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकती है। देखिए रंजीत है, ये रंजीत करता है कितने दिन में, 25 दिन में स्टूडेंट, और अंजी करती है कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, वे 5 दिन तक एक साथ काम किए, उसके बाद रंजीत छोड़ के चला जाता है, मतलब 5 दिन तक दोनों मिलके साथ में काम किए, उसके बाद रंजीत छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य को अंजी कितने दिन में करेगी, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको बनाते हैं।
तो इसको कैसे बनाना, 5 दिन तो दोनों साथ में काम के, दोनों को जोड़ देते हैं कैसे, बट्टा में करके 1/25। 1/25 कहने का मतलब रंजीत का 1 दिन का काम है 1/25 प्लस अंजी का 1 दिन का काम कितना है 1/20। 1/20 करें रंजीत का 1 दिन का काम और अंजलि का 1 दिन का काम। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका लॉसअप पर ले लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 25 चौके 100 और 20 25 100 मतलब 5 4 9, 9/100 भाग काम ये लोग किया कितना दिन में, 1 दिन में। और ये लोग साथ में कितना दिन काम किया है, 5 दिन काम किया। तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 दिन में कितना भाग काम किया इन लोगों ने, 9/20 भाग काम। 9/20 भाग काम ये लोग 5 दिन में कर दिए। उसके बाद रंजीत छोड़ के चला गया। तो बचा काम कितना है स्टूडेंट, शेष काम कितना बचा, देखिए शेष काम आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 20 नीचे ऊपर ही 9 है, तो 20 में से 9 घटा दीजिए। 20 में से 9 घटा दीजिए कितना जाएगा 11, और जितना नीचे उतना लिख दीजिएगा। तो क्या होगा, शेष काम कितना बचा 11/20 भाग। अच्छा, अब इस काम को कौन पूरा करेगा, अब इसको काम को करेगा अंजी पूरा करेगा, क्योंकि रंजीत तो छोड़ के चला गया। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए रंजीत अंजी जो है 1 भाग करती है कितना दिन में, 20 दिन में। तो 11/20 भाग करने में कितना समय लगेगा, तो 20 × 11/20, 20 कट गया तो कितना दिन आ गया, 11 दिन आ गया। मतलब शेष काम को अंजी कितने दिन में करेगी, 11 दिन में करेगी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसको और भी एक तरीका है, इसको कार्य क्षमता के रूप से भी बना सकते हैं, कार्य क्षमता को भी लेकर बना सकते हैं, वो भी ऐसे ईजी है, इसी की जैसे वो भी लसों पर लेकर के बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको अगले सवाल में किसी को बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग, दो को बताने से टाइम वेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। बोल रहा क्या, निम्न श्रृंखला में से कौन सा विषम है, कौन कौन यहाँ दे रहा क्या, 5/1/1996, 96, 27/1/96, 28/2/96 और 12/3/96, 2/4/96। इस चारों में से, पांचों में से कौन सा विषम है, ये ऑप्शन स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ 5/1/1996, यहाँ 27/1/1996। तो 5 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट, 22 दिन होता है। तो यहाँ से यहाँ 22 दिन, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 22 दिन लगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फिर 27 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक, तो ये जबकि जनवरी का महीना, जनवरी में होता है 31 का महीना होता है। तो 27 है तो इधर 4 दिन, इधर 8 दिन, 8 4 18 दिन इधर, और इधर 4 दिन, 22 दिन हो गया। तो यहाँ भी 22 दिन आ गया। चलिए मैंने यहाँ से यहाँ 22 दिन का अंतर है और यहाँ से भी 22 दिन का अंतर है। और जब यहाँ से जाएंगे स्टूडेंट, तो देखिए ये फरवरी का महीना है और ये 1996 है। तो 96 क्या है, एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष रहता है तो फरवरी का महीना 29 तारीख का होता है। तो 18 तो 29 का महीना रहेगा तो हो जाएगा 18 2 20, 9 2 11, यहाँ से 11 दिन और 12 दिन मिलके कितना हो जाएगा 23 दिन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यही विषम हो रहा है ना, यहाँ से 22 जा रहा, 22 जाता है, यहाँ भी 22 जाना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा 23, इसलिए यही आपको विषम है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ 22 दिन बढ़ा तो यहाँ से भी 22 दिन बढ़ेगा, फिर यहाँ से भी 22 ही दिन बढ़ना चाहिए, लेकिन 23 दिन बढ़ रहा है, जिसके वजह से यही क्या है स्टूडेंट, विषम है। और ये ऑप्शन में खोजेंगे किधर है, यहाँ पर है, इसलिए आंसर ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते समझ के होगे, उतार लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट वेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है स्टूडेंट, बोल रहे डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन है दिया हुआ है। तो आपको बता दें डिफरेंट ऑफ माइंड के लेखक कौन है, जेरी पिंटो। कौन स्टूडेंट, जेरी पिंटो। ठीक है ना, किसके, ए डिफरेंट माइंड, ये डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है, तो जेरी पिंटो। याद रहेगा स्टूडेंट, इसको पढ़ लेना है बार बार क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट मारेगा स्टूडेंट। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। बोल रहा है क्या, रक्त में शकरा को ही हम लोग बोलते हैं शुगर। ठीक है, तो रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब बोल रहा है कि रक्त में शुगर का स्तर में अगर वृद्धि हो गया है तो इसका पता किसके द्वारा चलता है, तो अग्नाशय के द्वारा चलता है। किसके द्वारा स्टूडेंट, अग्नाशय के द्वारा चलता है। और इसमें क्या बोल रहा है कि नोट्स में देख लीजिए आप लोग कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है,
मधुमेह रोग होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन से होने वाला रोग कौन सा है, तो मधुमेह रोग होता है। और यकृत से पीत का स्राव होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीत कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है, और निकल के कहाँ जाता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, पीत कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। और पित्ताशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती के आकार के एक थैली होती है, नाशपाती के आकार के जैसा होता है पित्ताशय की थैली। ठीक है, ओके स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे समझ में आ गया, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है विषम संख्या को चुने या विषम को चुने। देखिए ऐसे पिक्चर दे दिया हो, ए में, बी में, सी में, डी में। ए में 5E, बी में J9, सी में T20 और डी में 25Y लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देखते कैसे बनाते हैं। देखिए ABCD में ABCD में ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ABCD में देखिए ABCDE, ABCD में ई 5 नंबर पे आता है। अच्छा 9 नंबर पे आई आता है, लेकिन यहाँ लिखा है क्या, जे। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ABCD में 20 नंबर में आता है टी, ये भी सही है। और ABCD में वाई जो है 25 नंबर पे आता है, ये भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये गलती है। तो ये गलती किस में, बी गलती है। अब बी किस में है देखिए डी में है, बी किस में दिया और डी में दिया, सर क्या होगा स्टूडेंट, यही होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, आप लोग उतार लीजिए। चलिए बढ़ते सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। बोला निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, 27 है, 29 है, 33 है, या क्वेश्चन मार्क या संख्या। ऑप्शन ये दिया हुआ, बनाते कैसे स्टूडेंट, देखिए कैसे। 27 है, उसके बाद 29 लिखा हुआ है, उसके बाद 33 है, क्वेश्चन मार्क 57 है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ से 2 बढ़ाया क्योंकि 27 का 29 है, फिर यहाँ से कितना बढ़ाया, 4 बढ़ाया, मतलब दुगुना करके बढ़ा रहा। तो 2 का गुना 4, फिर 4 का दुगुना कितना होगा, 8 होगा स्टूडेंट। 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 2 10 11 3 1 4 41। और यहाँ से कितना बढ़ाएगा, देखिए 16 बढ़ाएगा, तो 41 में 16 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 41 होगा। ऑप्शन डी सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट। क्या बोल रहा है, स्पंदन राजू की बहन है। ठीक है, स्पंदन राजू की बहन है। चलिए पिक्चर बनाते हैं क्योंकि ये रीजनिंग है। तो यहाँ लिख दिया स्पंदन, स्पंदन जो है राजू की बहन है, तो यहाँ लिख दिया राजू। अब राजू की ये बहन है, इसका मतलब राजू की ये बहन लिख दी यहाँ बहन। स्पंदन जो है राजू की बहन है, इसका मतलब ये बहन है, तो राजू क्या भाई है। चलिए फिर उसका आगे बढ़ते हैं। राजू के पिता, अब राजू के पिता मान लीजिए यहाँ राजू के पिता हो गए, तो राजू के जब पिता ये है तो इसका मतलब स्पंदन के पिता ये हुए। ओके, अब राजू के पिता की बहन, अब इनके पिता की बहन, अब सोचिए स्टूडेंट कि राजू के पिता की बहन, तो ये राजू के पिता है, अब पिता का बहन राजू के क्या लगेंगे, बुआ लगेगी। और जब राजू के ये बुआ लगेगी, इसका मतलब स्पंदन की भी ये बुआ लगेगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, राजू के पिता की बहन का स्पंदन से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है। तो राजू के पिता की बहन, तो बहन जो है राजू की बुआ लगेगी, इसका मतलब वो स्पंदन की भी बुआ लगेगी। तो क्या रिश्ता है, बुआ का रिश्ता है। तो बुआ देखिए ऑप्शन डी में है, तो डी में आंसर मारेंगे। उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए आप लोग। देखते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। राजू पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये ऑप्शन स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए जब भी दिशा का देना तो ये सब पिक्चर बना लीजिएगा आप। इधर को रखिएगा ईस्ट, इसको लिखिएगा वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है स्टूडेंट, और हमेशा इंसान को कहाँ रखना है, इस बीच में रखना है। उसके बाद जिधर बोलेगा उधर जाना है। तो फिर से क्वेश्चन शुरू से आते हैं, क्या हुआ, राजू पूरब की ओर चलता है। देखिए पूरब इधर है, तो इधर की ओर चला। चलिए यहाँ गया कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और वो यहाँ पहुँच गया। अब ऐसे वो जा रहा है, याद रखिएगा। ऐसे जाने के बाद क्या बोला, अब फिर वो बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। अब इधर जा रहा ऐसे, तो दाहिना इधर होता है, बायां ऊपर होता है, तो ऊपर जाएंगे कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, आप ऐसे जाइएगा तो दाहिना इधर होगा, बायां ऊपर होगा, तो 3 किलोमीटर। अब यहाँ चला गया, वो यहाँ पहुँच गया। अब जब यहाँ पहुँच गया तो अब वो प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से अब कितनी दूरी पर है। ठीक है स्टूडेंट, ये दूरी निकालना। अब बोला किस दिशा में, तो यहाँ पर है,
यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वो पूरब और उत्तर के बीच में है, तो पूरब और उत्तर के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर बोलते हैं 5 किलोमीटर। यही आंसर है स्टूडेंट। लेकिन ये दूरी निकालना है, दूरी आपको निकाल देते हैं, देखा बताते हैं दूरी कैसे निकाली जाती है। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में आ रहा और ये फ्रेज में भी आ रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नियम से निकाल लेते, देखिए ये सबसे बड़ी दूरी h निकालना है। h का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में p² + b²। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा p मेरा कितना है, 3 का स्क्वायर, अब b मेरा कितना है, 4 का स्क्वायर। h बराबर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना रूट के अंदर में 25, कितना बाहर निकलेगा स्टूडेंट, 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 किलोमीटर हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो क्या आंसर होगा मेरा, डी होगा। उम्मीद कर रहे हो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, जर्मेनियम और सैनिक और सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती हैं। तो इसकी कक्षाएं कितनी होती है स्टूडेंट, 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, याद रख लेना स्टूडेंट। क्या जर्मेनियम और सैनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है, तो 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में उन्होंने उसी समय उनको इस्तीफा दे करके और उसके इस्तीफा दिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, तो 1939 में उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा, आप लोग उतार लीजिए।